सारी चीजों को देखें तो एक बात जरूर समझनी पड़ेगी कि पिछले कोरोना काल में 5 करोड़ रुपए बाबा बालकनाथ ट्रस्ट की तरफ से सरकार को दिया गया था। और इस आपदा में इस समय जब ये इस तरह का समय आया है, इस समय भी 5 करोड़ रुपए बाबा बालकनाथ ट्रस्ट द्वारा दिया गया है। तो 10 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार को इसी ट्रस्ट के माध्यम से दिया गया मुश्किल के समय में। लेकिन अगर बड़सर विधानसभा की पूरी समस्याओं सुविधाओं को देखा जाए तो यहाँ पर अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में लेक्चरर प्रोफेसर्स नहीं है, कॉलेजेस में प्रोफेसर्स नहीं है, इवन देन थानों में पुलिस नहीं है। आए जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं 24-24 घंटे की ड्यूटी देने के बाद में रात को ड्यूटी देके सुबह फिर आते हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर अभी कुछ लोग खड़े हुए। तो चलो जो भी लोग यहाँ बात करना चाहते हैं, हमारे बीच में साहब हैं, पूर्व में ट्रस्टी भी रहे हैं। आप बताएं साहब, क्या आरोप आप लोगों का आज है और अभी किस लिए आप खड़े हैं यहाँ पर? देखो यहाँ पर ये कॉलेज जब से चल रहा है तो यहाँ से एमए की क्लासें चल रही थी जी। और इस कॉलेज में कम से कम 20-25-75 के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं इससे यहाँ पर जी। तो यहाँ पर लोगों बड़ा रोज सही सवार सुनने आ रहा है कि एमए क्लासें बंद कर रहे हैं। नहीं सुनने में आ रहा है कि पक्का? नहीं सुन पक्का ही समझ लो, तो एडमिशन तो पक्का समझो। अच्छा, एडमिशन नहीं ले रहे? नहीं। ओके। तो लोगों में बहुत रोष है। तो अगर ये काम जल्दी प्रशासन नहीं करेगा तो लोग सड़कों में उतर जाएंगे। अच्छा, अभी आप सब बहुत लोग यहाँ इकट्ठे थे, लेकिन जब मीडिया को आपने देखा तो सब भाग के दुकानों में घुस गए, ऐसा क्यों? नहीं बस कोई चली चलाई भीड़ आई आप लोग? नहीं सब दिल से आए हैं? दिल से सभी इस काम के लिए कोई नहीं है यहाँ पर, सभी भाग गए। वो भाग गए, वो भाग गए वहाँ पर। ये सब इकट्ठे सब खड़े हैं यहाँ पर। कोई आता है सब यहाँ पर, वहाँ पर धूप जब आया था तो बहुत भीड़ थी, धूप, लेकिन जब मैं आया धूप तो भी है ही नहीं। छाँव में बैठे हैं यहाँ पर, साइड में आगे सारे। कमजोर इच्छा शक्ति के साथ तो नहीं खड़े आप लोग? कोई राजनीति करने के लिए खड़े हो? देखिए हम काम नहीं है सबका, यहाँ पर बीजेपी भी पढ़ेंगे, कांग्रेस भी पढ़े, सभी लोग पढ़े। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लोग भाग के दुकानों में जा रहे हैं? क्यों यहाँ खड़े नहीं हो रहे हैं? देखो आप खड़े। चलिए मैं इनसे पूछता हूँ, आप लोग इसलिए यहाँ पर खड़े हैं अपना हक मांगने के लिए? तो हक ऐसे थोड़ी मांगा जाता है। हक मांगने के लिए तो आपको नारे भी लगाने पड़ते हैं। मानसिक ने किया है तो फिर मानसिक ने पढ़ाया था, बाकी पिंड वाले जगह दी जी। तो हाँ, आपका हक है, आपका अधिकार है, आपको बोलना भी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मतलब इन्हें ढोन करते पीछे करते क्लास नहीं दिया, एडमिशन लिया थी। जी अंकल जी बोलना चाह रहे हैं कुछ? जी अंकल जी क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बोलना हम यही चाह रहे हैं ना जी कि ये सब क्लासें बंद कर दी, किस बेस पे बंद की है, किस बेस पे नहीं की है जी। ना ये लेक्चरर रख रहे जी, ठीक है ना जी। तो ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि बिल्कुल ऐसे बंद कर रहे, ना गवर्नमेंट कुछ पे ले रही, ना ट्रस्ट वाले ले रहे जी, ना एसडीएम साहब ले रहे, ना कोई सरकार ले रही। ठीक है, मैं अभी कुछ लोगों से और भी आपकी बात कराऊंगा। हमारे बीच में और भी लोग हैं यहाँ पर। अभी पुलिस भी बात कर रही है इन लोगों से, जवान हमारे जो बात कर रहे हैं, इनसे क्या चर्चा कर रहे हैं, आगे किस लिए इनको रोका है, मिलने के लिए जाना चाह रहे हैं। जी साहब, अंकल जी क्या समस्या? आप लोग यहाँ गेट पे खड़े हुए आज जी, क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ प्रशासन ने कुछ समय से ऐसा व्यवहार शुरू कर रखा है जी कि जो भी पोस्टें खाली हो रही हैं उनकी जगह कोई भर्ती नहीं की जा रही है। अच्छा। और जो भी जिस सब्जेक्ट की, जैसे हिंदी की रिटायर हो गए तो हिंदी बंद कर दी। अच्छा। इस बार संस्कृत के मैडम जो है रिटायर हो गई तो संस्कृत बंद कर दी। अच्छा। संस्कृत कॉलेज में 8 पढ़ाने वाले थे, उनमें से 5 रिटायर हो चुके हैं। अच्छा। 3 है वहां पर, तो वहां पर 5 साल मेरे को रिटायर हुए हो गए, अभी तक वहां पर कोई भर्ती नहीं हुई जी। वैसे यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है। तो यहाँ का प्रशासन जो है कुछ समझ नहीं आ रहा है कि संस्थाओं को ऊपर उठाने के लिए सोच रहा है कि नीचे उठाने के लिए सोच रहा हूँ जी। ये कुछ समय से ऐसा हालात नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे एक युवा खड़े हैं, शायद कुछ लेके खड़े हुए हैं यहाँ पर। क्या पेपर आप लोगों ने हाथ में लिया हुआ आज? सर ये ज्ञापन है, इसके लिए जो हिंदी और संस्कृत इन्होंने बंद की है जी, उसके लिए प्राचार्य जी को ज्ञापन दिया जाएगा। अच्छा। तो उसके बाद जो भी है, तो आचार्य जी अभी अंदर हैं, अभी आपसे मिलने के लिए टाइम मांगा जा रहा है उनसे, क्या किस वजह से? न सर, उनसे मिलने के लिए टाइम मांगा गया है। हमारे साथ और भी हैं, तकरीबन हमारे 4 या 5 आदमी उनके साथ जाएंगे। अभी गए अंदर? कोई गए नहीं है, अभी पुलिस वालों ने हमारे को बोला कि साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं, उसके बाद हम आपको पुलिस लेके भेज देंगे ऐसा। और ये हमारा है कि प्रचार्य साहब से पता करें कि क्या इन क्लासों के बारे में क्यों डिले कर रहे हैं। अभी कौन सा पुलिस में एसएचओ साहब आ रहे हैं क्या? अच्छा, एसएचओ साहब आ रहे हैं अभी। तो अभी जैसे कि आप हालात यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए विषय बड़ा गंभीर इसलिए भी होता है कि शिक्षा से बेहतर, शिक्षा से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या हो सकती है, इसका जवाब अगर कोई व्यक्ति दे सकता है तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को देना भी चाहिए। और जहां तक इस बोर्ड की बात आप देख रहे हैं, जैसे कि अभी इन्होंने आरोप भी लगाया है कि जो यहां से लेक्चर रिटायर होता है उसके सिलेबस बंद कर दिए जाते हैं।
तो सरकार पहले इस बात को, या ट्रस्ट इस बात को, या एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को पहले साफ करे कि यदि आप लोगों ने इस कॉलेज को आगे नहीं बढ़ाना है तो इसका कोई नोटिफिकेशन जारी करे ताकि लोगों को ही पता लगे। अब जिन बच्चों को एडमिशन्स नहीं मिल रही हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको एडमिशन्स नहीं देने के लिए मना किया है, वो बच्चे सामने आ सकते हैं क्या? जी आप हैं, ठीक है। हमारे बीच में एक स्टूडेंट है जिनको एडमिशन लेने के लिए मना किया गया। जी बताएं, अपना नाम बताएं, क्या इशू हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं बिलासपुर जिले से संबंध रखता हूँ। कहीं ना कहीं देखिए, संस्कृत भाषा जो है सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है और सबसे प्राचीन भाषा जो है संस्कृत ही है। जी आप देखिए, ना केवल हमीरपुर में बल्कि पूरे हिमाचल में कोई भी ऐसा महाविद्यालय नहीं है जहाँ पर संस्कृत की एमए होती हो, सिवाय यूनिवर्सिटी के। यहाँ पर पहले संस्कृत की एमए होती थी, परंतु पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि संस्कृत की एमए करने के लिए जो भी बच्चे आ रहे हैं उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा। उन्हें पहले तो यहाँ पर एडमिशन नहीं दी जा रही है, और आप अभी भी देखिए कि यहाँ से संस्कृत एमए वाली मैम जब रिटायर हुए तो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी की कि हम जो है यहाँ पर संस्कृत एमए जो है बंद करने जा रहे हैं जी कुछ समय के लिए। अब देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्थानीय बच्चे यहाँ पर संस्कृत की एमए कर रहे हैं। यहाँ पर हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, चंबा सभी ज़िलों से जो है यहाँ पर बच्चे आते हैं। हमारे परिचित जो है, जो हमारे साथ बच्चे पहले पढ़े हुए हैं, शास्त्री तक पढ़े हुए हैं या हमसे पीछे पढ़े हुए हैं, वह भी यहाँ से एमए करके गए हैं। तो देखिए, यह कोई समाधान नहीं होता है कि अगर एक टीचर रिटायर हो जाता है तो आप वह विषय ही बंद कर दें। हम भी यही चाहते हैं कि संस्कृत भाषा का उत्थान हो, जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि सभी इकट्ठे होकर प्राचार्य महोदय के आगे अपना यह विषय रखेंगे कि आप नए टीचर रखिए और जैसे संस्कृत एमए की कक्षा चल रही थी वैसे एमए को दोबारा से चलाया जाए। जी, तो जैसे अभी यहाँ पर एक स्टूडेंट जिनको एडमिशन नहीं मिला है उन्होंने भी बात करी, एसएचओ साहब भी यहाँ पर अभी आगे हैं, उन्होंने भी अभी प्राचार्य महोदय के पास जाकर उनका समय लेने की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक रही बात यहाँ पर इस विषय को रखने की, मैं बड़े मजबूत तरीके से इस विषय को फिर रखना चाहता हूँ कि लगातार अगर आप जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अगर उनके आगे भविष्य की कोई प्लानिंग नहीं कर सकते हैं तो फिर आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छी सरकार कैसे कहला सकते हैं? संजीव जी भी आए यहाँ पर, जो कि इस मुद्दे को लेकर लगातार बात कर रहे हैं। हमारे बीच में सोमदत्त जी भी हैं जो इस पूर्व में ट्रस्टी भी रहे हैं, ये भी आए हैं, इनसे भी हम तब तक बात करेंगे, फिर संजीव जी से भी बात करेंगे कि सोमदत्त जी, अभी ये बहुत पुराना कॉलेज यहाँ पर है, बहुत सारे बच्चों के लिए एक उम्मीद है। अभी यहाँ पर जैसे ये लोग आरोप लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि इस तरह की समस्या आ रही, तो क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? फिर संजीव जी से भी हम बात कराएंगे। हम तो यही कहना चाहेंगे प्रशासन को कि जो पहले से चीज़ें चलती आ रही है, नया तो आपने क्या करना है, लेकिन जो पहले से एमए हिंदी, एमए संस्कृत यहाँ चल रही थी, गरीब बच्चे यहाँ के आसपास के लड़के लड़कियाँ पढ़ते थे, ये सोच के कि नज़दीकी कोई इंस्टीट्यूशन हमारे लिए है, तो पुराने समय से ये इंस्टीट्यूशन चलता आ रहा है और एमए हिंदी, एमए संस्कृत इसको बंद करना, ये तो बहुत ही विषय गंभीर है। इसके लिए हम बार बार संज्ञान ले रहे हैं, बार बार प्रशासन को अल्टीमेटम दे रहे हैं। आज गांव के कुछ प्रबुद्ध जन भी हमारे साथ आए हैं और वो चाह रहे हैं कि इस विषय पे प्रशासन अपना रवैया जो है सख्त ना करके इसको बहाल करे, और ताकि यहाँ के नियर बाई के स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेके और पढ़ाई अपनी सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ पर हमारे बीच में संजीव जी खड़े हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका। बहुत गंभीर विषय है बड़सर विधानसभा में ये इस तरह की चीज़ों को लेकर के शिक्षा के संस्थान धीरे धीरे बहुत संक्राइज होते जा रहे हैं। आप भी शिक्षा क्षेत्र में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, क्या आप मानते हैं, आपने इस मुद्दे को भी लगातार उठाया है, क्या आप मानते हैं आपका भी इस विषय पर? ये हमारे बड़सर का दुर्भाग्य है कि आज हमें ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि जो सरकार के जनप्रतिनिधि यहाँ से चुन के गए हैं, सरकार में हैं, क्योंकि ये जो कॉलेज है ये बाबा बालकनाथ ट्रस्ट के अंतर्गत आता है, इसमें सरकार का कुछ भी नहीं लग रहा है। सारा जो सैलरी है, स्टाफ रखना है, बच्चों की सुविधाएं, वो सारे का सारा पैसा ट्रस्ट देता है। तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति है? और ट्रस्ट में आज तक जो क्लासें चली हुई थी 2000 से,
ये पोस्ट ग्रेजुएट की क्लास हैं संस्कृत और हिंदी में, आज उनको 22-23 वर्षों के बाद बंद कर दिया जा रहा है। शिक्षण संस्थान आगे बढ़ते हैं और हमारा शिक्षण संस्थान पीछे पीछे आ रहे हैं। पहले ही हमारे बढ़ का दुर्भाग्य है कि हमारे पास कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जिसको हम जिले में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट मान के चलें। जैसे हमीरपुर के अंदर NIT है, सुजानपुर के अंदर सैनिक स्कूल है, नदौन के अंदर सैनिक स्कूल है, ना अपना सेंटर स्कूल है, प्लस डिग्री कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, भूरंज के अंदर जवाहर नवोदय स्कूल है। बड़सर के अंदर एक भी ऐसा शिक्षण संस्थान नहीं है जिसको हम ये बोलें कि ये हमारे लिए माइलस्टोन है। इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है। जो बाबा बालक नाथ हमारे बड़सर के लिए तो सिर्फ बाबा बालक नाथ का अगर मंदिर ना हो, ट्रस्ट ना हो, तो हमारे पास तो था ही कुछ भी नहीं। 1984 से जो डिग्री कॉलेज चला हुआ है, सब डिग्री कॉलेज हमीरपुर के बाद अगर दूसरा डिग्री कॉलेज हमीरपुर के अंदर था तो बाबा बालक नाथ कॉलेज है, उसके बाद ही बाकी कॉलेजेस आए। संजीव जी, एक बड़ा प्रश्न महत्वपूर्ण यहाँ पर मैं आपके पहले रखना चाहता हूँ। पूर्व में भाजपा की सरकार रही, तब भी कोरोना के समय में 5 करोड़ रुपए यहाँ से सरकार को डोनेशन दिया गया, और अभी भी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है तो आपदा के समय जब हिमाचल प्रदेश में मुसीबत आई तब भी 5 करोड़ रुपए दिया गया। तो क्या आपको लगता नहीं कि बड़सर सिर्फ एक दूध देने वाली गाय जैसी माना गया है और इसके अलावा और कुछ नहीं? क्योंकि यहाँ ना कोई मिनी सेक्रेटरीट का प्रॉपर ये भी निर्माण हुआ, ना बिजड़ी में, ना भोटा में, ना मेरे बड़सर में कोई बस अड्डे का निर्माण हुआ, ना ही यहाँ पर अभी ऐसे कोई कॉलेजेस हैं जिनके अंदर प्रॉपरली सारी एजुकेशन सिस्टम को व्यवस्थित किया गया हो। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि राजनीतिक भेदभाव हो रहा है? क्या वजह है हमारे युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है? इसमें सबसे बड़ा जो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास जो हमारे प्रतिनिधि जितने भी आए उनमें विजन नहीं है, वो विजनरी लोग नहीं आए। जब तक विजनरी व्यक्ति, धरती से जुड़ा व्यक्ति नहीं आएगा तब तक हमारे क्षेत्र की दुर्गति होती जाएगी। क्योंकि ये लोग तो यहाँ पर पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है इन्होंने बड़सर में, महीने में 5 दिन यहाँ आते हैं, 25 दिन शिमला में मौज मस्ती करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रतिनिधि रहा हो। क्योंकि बड़सर की चिंता किसी को नहीं है। हेल्थ सिस्टम हमारा देखिए कितना कमजोर है, शिक्षा का सिस्टम देखिए कितना कमजोर है, सड़कों की स्थिति देखिए हमारी कितनी कमजोर है। क्योंकि NH हमारे इसमें, मेरे को नहीं लगता बड़सर के अंदर कोई NH है, ठीक है ना जी। और जो स्टेट हाईवे हैं उनकी भी स्थिति आपके सामने, जो छोटे छोटे रोड हैं उनकी स्थिति भी आप देखिए। जबकि सबसे प्लेन और सबसे सुरक्षित क्षेत्र है पूरे जिला के अंदर ये बड़सर। छोटा सा क्षेत्र है, साफ सुथरा क्षेत्र है, एजुकेशन की दृष्टि से भी यहाँ के लोग बहुत एडवांस हैं, परंतु जो यहाँ के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं वो सरकार, कोई भी प्रतिनिधि, यहाँ का जनप्रतिनिधि हमें नहीं दे पाया जी। इससे बड़ा हमारा और कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। यहाँ मौज मस्ती के लिए नेतृत्व काम कर रहा है, क्योंकि ये तो चले हुए सब्जेक्ट थे, पोस्ट ग्रेजुएट के 2 चले हुए संस्कृत और हिंदी के चले हुए सब्जेक्टों को भी आप बंद कर रहे हैं, नए तो आप क्या खोलेंगे जी। तो देखिए, इसके बाद हमारे बड़सर के अंदर कोई टेक्निकल एजुकेशन का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। हायर एजुकेशन के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। इस कॉलेज की वजह से गरीब के बच्चे भी पढ़ के अच्छी जगह पहुंच गए हैं जी। यहाँ पर SHO साहब आगे हैं, मैं आपको रोकना चाहूँगा। SHO साहब अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो प्रधानाचार्य साहब आते हैं, तो प्रधानाचार्य भी यहाँ पर स्वयं आगे हैं। तो ये यहाँ पर जो लोग अपना बात रखेंगे इनके सामने वो रखेंगे, लेकिन इसके साथ में हम मीडिया के माध्यम से इनसे बात करना चाहेंगे इस विषय पे, और इनकी जो ज्ञापन दे रहे हैं वो ज्ञापन भी हम साथ में लेकर चलेंगे। तो इनसे बात भी कराएंगे हम, क्योंकि ये हैं, पूरे सिस्टम को समझ रहे हैं। सर यहीं आ रही है, कहाँ जा रहे हैं? वो एक की बात है सर, कमाल है, कोई डर थोड़ी लग रहा है किसी का। यहाँ ये आप यहाँ ये कोई सब गांव के लोग हैं, बाहर के थोड़ी हैं। तो मैं आपको साथ में लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर प्रधानाचार्य महोदय को ये ज्ञापन सौंपने के लिए 3-4 लोग यहाँ पर आए हैं और ये अपनी बात भी रखेंगे। इसके साथ में इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी कि आखिर क्यों इन क्लासेस को बंद किया जा रहा है, क्या कोई आदेश दिए गए हैं, क्या कोई सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की इसको लेकर प्लानिंग है। SDM साहब को इसमें जरूर जवाब देना चाहिए, और साथ में उपायुक्त महोदय को भी इसमें जरूर जवाब देना चाहिए कि ये जो हमीरपुर की जो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप लोग इस तरह के अगर फैसले ले रहे हैं
तो उसको लेकर कौन जिम्मेवार है? थोड़ा सा इनको डिस्कस करने के लिए उसके बाद लाइव ही चल रहे हैं हम लोग सर, प्लीज डिस्कस करना है ना, फिर उसके बाद जो मुद्दा डिस्कस तो होगा फिर आप मेरे को लाइव रुकना पड़ेगा इतनी देर काफी ना। तो यहाँ पर मैं जैसे अभी आया था, लेकिन एसपी साहब कह रहे हैं कि इनका पहले जो व्यक्तिगत डिस्कशन है वो होने देते हैं, उसके बाद में फिर आपको वर्जन देंगे। देखिए, मैं बड़े इम्पोर्टेंट विषय की तरफ ले जाना चाहता हूँ। इन कॉलेजेस को बनाने वाले जिन्होंने नींव रखी थी, उनका विज़न बहुत बड़ा था। उन्होंने इन सब चीज़ों को बड़े ही तरीके से बाबा बालकनाथ ट्रस्ट की कमाई में से सोशल वर्क के लिए, एजुकेशन के लिए खर्च करने का जो योजना बनाया था, उस योजना को अगर पिछले 25 सालों में आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जबकि ना ट्रस्ट के पास पैसे की कमी है और ना ही ट्रस्ट के पास में किसी तरह से इस विजन की कमी है कि वो अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं बना सकता है। जब हम 5-5 करोड़ रुपए सरकारों को दे सकते हैं, केवल पिछले 5 सालों के अंदर 10 करोड़ रुपए जब हम सरकारों को दे सकते हैं, तो उस 10 करोड़ रुपए से एक अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य जैसी चीजें क्यों नहीं बना सकते? कोई अच्छी चैरिटेबल डिस्पेंसरी, कोई अच्छे हॉस्पिटल्स। मैं आपको एक बीच में और भी हवाला देना चाहूँगा। राधा स्वामी एक संस्था है, आप देखते होंगे, भोटा में उन लोगों के माध्यम से एक ऐसा अस्पताल चलाया जा रहा है जिस अस्पताल को एक मिसाल के रूप में रख सकते हैं। तो क्या बाबा बालकनाथ मंदिर में पैसे की कमी है? किसी तरह से कोई चैरिटी की कमी है? कोई कमी नहीं है, लेकिन उस पैसे को सही ढंग से लगाने का जो विजन होना चाहिए, कहीं वो हमारे नेताओं के पास, हमारे अधिकारियों के पास या हमारे किसी भी सरकार के पास शायद होने के बावजूद भी बड़सर के लिए नहीं है। क्योंकि बड़सर तो जैसे सबको लगता है कि ये एक ऐसी गाय है जिसका दूध निकालते रहो, और इसके अलावा कोई भी चीज़ उनको ज़्यादा समझ में आती नहीं है। मैं 2-3 चीज़ों पे जब तक एसएचओ साहब या लोग बात कर रहे हैं, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। आज अगर बड़सर अस्पताल की व्यवस्था को आप देखें, बिजड़ी अस्पताल की व्यवस्था को देखें, भोटा अस्पताल की व्यवस्था को देखें, तो बद से बदतर परिस्थिति वहाँ बनी हुई है। डॉक्टर्स नहीं है, पोस्टमार्टम तक की रिपोर्ट बनाने के लिए, जबकि नोटिफिकेशन है, नियम के अनुसार पोस्टमार्टम आपको सिविल अस्पताल में करने ही पड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद 6 पुलिस वाले गाड़ी साथ में पोस्टमार्टम के लिए हमीरपुर ले जानी पड़ेगी और वहां एक रिपोर्ट बनाकर जो है वो आकर दैट्स इट, बात खत्म हो जाएगी। तो बड़सर में या जो सिविल अस्पताल है वहां क्यों नहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाई जा सकती है? क्यों? क्योंकि वहां डॉक्टर्स नहीं है, वहां पर किसी तरह की सुविधाएं नहीं है। मैं एक बड़सर अस्पताल की बात करने के बाद मैं आपको डिग्री कॉलेज में ले चलता हूँ। डिग्री कॉलेज की हालत इतनी खराब है कि वहां पर जो सिलेबस होने चाहिए, जो लेक्चरर्स प्रोफेसर होने चाहिए, वो नहीं है। तीसरी तरफ मैं ले जाना चाहता हूं आपको, हमारे डिपार्टमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारा पुलिस स्टेशन। बड़सर पुलिस स्टेशन में जब देश आजाद हुआ था तब कितने पुलिस वाले हमारी आबादी के लिए अपॉइंटेड थे, मतलब कितने हमारी आबादी के ऊपर कितने पुलिस वाले अपॉइंटेड थे, और आज जो आबादी बढ़ गई है, जो दायरा बढ़ गया है, उस सारी आबादी के ऊपर आज कितने पुलिस वाले हैं आपको पता चल जाएगा। एक पुलिस स्टेशन में स्टाफ की कमी है। अगर एक तरफ भागते हैं तो बाकी काम छूट जाते हैं। अब वो भी तो इंसान ही तो हैं, वो कहां जाएंगे? 24-24 घंटे की ड्यूटी पुलिस वाले कर रहे हैं, लेकिन उनको आज कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये मैं एक बड़सर पुलिस स्टेशन की बात नहीं कर रहा हूं। आप किसी भी चौकी में चले जाइए, किसी जगह पर चले जाइए। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब के पुलिस स्टेशन में जो पॉपुलेशन के हिसाब से पुलिस को अपॉइंट किया गया था और आज में जो पॉपुलेशन का डिफरेंस है वो मेरे को लगता है 4 से 5 गुना हो गया होगा। तो 4 से 5 गुना डिफरेंस होने के बाद में क्या पुलिस की संख्या बढ़ाई गई? ये तो एक पुलिस का मैं बात बता रहा हूँ। उसके अलावा अभी आप इस डिग्री कॉलेज में आ जाइए, यहाँ पर 25 साल पहले जो डेवलपमेंट थी, जो शुरुआत हुई थी, वो आज तक कहाँ तक पहुंच जानी चाहिए थी, बल्कि आज वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। इससे हमारा विजन कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत सारे विषय हैं जो बड़सर विधानसभा को लेकर मैं आपके सामने रख सकता हूं, रखते भी हैं हम लोग, लेकिन ये जो विषय है, ये क्लासेस को बंद करने का, ये समझ से परे है। प्रशासन इस तरह से पुलिस की निगरानी में प्रधानाचार्य को मिलना पड़ रहा है, तो क्यों? क्या ये लोग गुंडे हैं? ये गांव के लोग हैं, इन्होंने जमीनें दान में दी हुई हैं, और इन लोगों से इतना डर? कोई ये गुंडे थोड़ी ने, ये आम लोग हैं, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं और जिम्मेवार लोग हैं। इनसे मिलने के लिए पहले पुलिस को बुलाना पड़ रहा है, फिर पुलिस उनको मिलाने के लिए ले जा रही है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि आज शिक्षा जैसे स्थानों पर भी, शिक्षा, मुझे बोलना पड़ रहा है ये बात, शिक्षण संस्थानों में भी
लोगों को वहां बैठना पड़ रहा है, वहां रुकना पड़ रहा है। एक प्रधानाचार्य से अनुमति लेने के लिए या उनसे मिलने के लिए 8 पुलिस वाले यहाँ पर तैनात किए गए हैं। साहब समझ में नहीं आता है, क्या ये लोग गुंडे हैं? क्या ये लोग क्या समाज के कोई अलग लोग वर्ग से आए हुए लोग हैं? ये लोग जिन्होंने जमीनें दान दी हैं, जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, उनको मिलने के लिए प्रधानाचार्य महोदय को डर लग रहा है। आप बताइए किस समाज में हम जी रहे हैं, किस समाज की हम बात कर रहे हैं और कैसे समाज की बात कर रहे हैं। ये बड़ा मैं महत्वपूर्ण विषय रख रहा हूं कि हमारे थानों में पुलिस नहीं है और प्रधानाचार्य जी की सुरक्षा के लिए 6 पुलिस वाले और गाड़ी समेत खर्च हुआ है। क्यों? मैं जवाब एसडीएम साहब आपसे मांगना चाहता हूं कि ऐसा क्यों परिस्थिति आई कि लोगों को यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है, और ऐसी क्या परिस्थिति आई कि 8 पुलिस वालों को यहाँ प्रधानाचार्य की सुरक्षा के लिए आना पड़ रहा है? ऐसा क्यों? कि पुलिस को बेकार है, कोई काम नहीं है पुलिस के पास में, और आप इतने बड़े वीआईपी आदमी हैं कि आप अपने 4 लोगों से बुला के नहीं मिल सकते। वो कितने दुर्भाग्य की बात है। कैसे हमारा समाज चलेगा और कैसे आप बेहतर शिक्षा की बात कर सकते हैं? हमें तो दुख होता है इस बात को बोलते हुए कि आज जिस समाज में हम जी रहे हैं, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, उस परिवेश में हम अपने लोगों से डरने लग पड़े। या तो ये लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते, कोई गुंडे होते, तो हम समझते थे कि इनको अंदर मिलना पड़ रहा आकर। देखिए कैसे भागकर अंदर जाकर 4 लोगों से मिल रहे हैं। अरे आपके अंदर इतना दम नहीं है कि आप पब्लिक को वहां फेस कर सके। 8 पुलिस वाले आपकी सुरक्षा में खड़े हुए हैं, उसके बाद आपको कैबिन में आना पड़ रहा है और आप सोच रहे हैं कि हम जो भी बात करेंगे वो अंदर कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? आपको पब्लिकली बोलना पड़ेगा, यू आर द सर्वेंट ऑफ पब्लिक। और आप जैसे लोग जो कैबिनों में बैठकर ज्ञापन ले रहे हैं, वो पब्लिक को फेस नहीं कर पा रहे हैं, वहां पब्लिक के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और 8 पुलिसकर्मी आपकी सुरक्षा में उसके बावजूद। कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है कि हमारा समाज, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी आज इतने डरपोक हो गए हैं। इतनी मैं चलो जब तक आपको लोगों के बीच में लेकर चलता हूं, जब तक इनकी गुफ्तगू होगी, जब तक हम आपको वहीं तक लेकर चलते हैं कि किस समाज की बात आप कर रहे हैं। हमारा प्रशासन किस आधार पर, किस बात पर आज ये बात बोलता है कि हम यहाँ सुरक्षित हैं? 8 पुलिसकर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं, उसके बावजूद प्रधानाचार्य अध्यापक को छोटे गेट से भागकर अंदर जाकर बात करनी पड़ी। क्यों? पब्लिक को आप फेस नहीं कर सकते हैं, पब्लिक से बात करने का आपके अंदर हिम्मत नहीं है। तो हमारे एसडीएम साहब क्यों नहीं इस मुद्दे पे आते हैं? क्यों यहाँ पर नहीं आते हैं? ये हमारे युवा जो बाहर खड़े हुए हैं, ये क्या गुंडे हैं? क्या ये क्रिमिनल हैं? क्यों इन लोगों से यहाँ बात नहीं की जा रही है? और ऐसे कौन से वीआईपी हैं ये जो यहाँ पर से भाग के अंदर चले गए हैं? मैं यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, मेरे से अभी दिखाएंगे 1 2 3 4 पुलिस वाले यहाँ पर, 3 पुलिस वाले अंदर, 7 पुलिस वाले एक प्रधानाचार्य की सुरक्षा के लिए, और वो प्रधानाचार्य यहाँ खड़े होकर बात नहीं कर सकते हैं। मुद्दा तो बनता है। ये युवा यहाँ पर नारा लगा रहे हैं। मैं बड़ा सवाल यहाँ पहले खड़ा करना चाहता हूँ। एक प्रधानाचार्य की सुरक्षा के लिए 8 पुलिसकर्मी आए, क्या गुंडे हैं ये? दिखाइए शक्ल, ये लोग गुंडे हैं? ये कौन लोग हैं? ये गुंडे दिख रहे हैं आपको? ये समाज के गुंडे आदमी दिख रहे हैं आपको? क्या बताइए कौन आदमी इसमें क्रिमिनल? क्यों आप क्यों नहीं मिल सकते? इतनी शांति से लोग यहाँ पर बैठे थे, इतनी शांति से मिलने के लिए वो लोग आए थे, और इतनी शांति का इन्होंने आसार बनाया। तो चलिए अब शायद हो गए होंगे फ्री, तो हम बात करते हैं। यहाँ पर संजीव जी से बात संजीव जी, मैं इस बात को व्यक्तिगत रूप से बहुत ही रोष के साथ व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर सब लोग शांतिप्रिय तरीके से ज्ञापन देने के लिए खड़े थे, किसी ने भी एक नारा तक नहीं लगाया था, लेकिन प्रधानाचार्य आए और 4 लोगों के साथ में छोटे गेट से भागते हुए अंदर चले गए। मैं आप भी समाज के एक जिम्मेवार नागरिक हैं, 8 पुलिस वाले एक प्रधानाचार्य की सुरक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं, उसके बावजूद प्रधानाचार्य को भागकर अंदर अकेले में बात करने की क्या जरूरत पड़ेगी? क्या आप इस पे कहना चाहेंगे? इसमें देखिए, प्रधानाचार्य एक इस महाविद्यालय का प्रबंधक और इस महाविद्यालय के जो उनको मैं ये बोलूं मालिक भी उनको ही मैं बोल सकता हूं, क्योंकि सबसे बड़े पदाधिकारी वो ही हैं जी। उनको बात करने से लोगों से हिचकना नहीं चाहिए, उनके खुले मन से बात अपनी रखनी चाहिए और खुले मन से बात सुननी चाहिए जी। क्योंकि लोग शांतिपूर्वक तरीके से बात करने के लिए आए हैं, तो उनकी बात को सुनने का
प्रधानाचार्य के अंदर अपना आत्मबल होना चाहिए, उनको बात सुननी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोकल हैं, उनके स्टूडेंट हैं, उनके पास पढ़ के गए हैं, हम भी उनके स्टूडेंट रहे हैं और ये सारे लोग इसी महाविद्यालय के स्टूडेंट हैं। अगर टीचर और स्टूडेंट का आपस में संवाद इतना कमजोर है तो ये महाविद्यालय कैसे आगे बढ़ेगा, ये सोचने का विषय है। तो जैसे मैं बार बार इस बात को इसलिए भी रख रहा हूँ कि शिक्षा के संस्थान यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिविटी से लोग आते हैं और इस पॉजिटिविटी का परिणाम ये आया कि यहाँ पर लोगों को डर के बात करनी पड़ी। एक बार प्रधानाचार्य महोदय से हम वही बात करेंगे, क्योंकि शायद वो तो बाहर आने के लिए शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन फिर मैं लेकर चलूंगा अंदर। यहाँ पर हालांकि यहाँ पर बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे बोलने से कई बार डरते हैं, बहुत सारी कमियां यहाँ पर जो होंगी उनको बोलने से, लेकिन मैं फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि आज मेरा विषय ये नहीं है कि यहाँ कमियां क्या हैं। आज मेरा विषय ये है कि यहाँ पर जो कॉलेज में जो क्लासेस बंद की जा रही हैं, जो लेक्चरर रिटायर हो रहे हैं उसके बाद में उसके एडमिशन्स को नहीं किया जा रहा है, वो क्यों हो रहा है और क्यों प्रधानाचार्य महोदय को अंदर छुपकर बात करनी पड़ रही है, क्यों वो बाहर निकलकर बात नहीं कर पाए? क्या उनके अंदर इस बात का डर है कि लोग उनको कोई हार्म कर देंगे? 8 पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हुए हैं और सभी लोग यहाँ गाँव में जिन्होंने जमीनें दान दी हैं। तो मैं अभी यहाँ पर बात करूँगा। सर हो गए प्लीज, बड़ा लंबा टाइम हो गया, टाइम चल रहे सर हो गया बात, क्या आ जाए हम लोग? साहब हो गए प्लीज, आ जाएंगे, बड़ा लंबा टाइम हो गया, बड़ा ही। तो डिस्कशन जो है वो बड़ा गंभीर चला हुआ है। मुझे लगता है कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कशन चलता है वही बड़ा डिस्कशन है, क्योंकि अंदर गुफ्तगू तो यही हो रही होगी। क्योंकि अगर आप सही हैं तो आप पब्लिक में खड़े होकर भी अपनी बात रख सकते हैं, किसी का डर थोड़ी ना है। और ये सारी पब्लिक जो है वो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिन्होंने ये ज़मीनें दान देकर इन कॉलेजेस को बनाने के लिए एक कुर्बानी दी है। और आज उन लोगों को सड़क पर खड़े होकर उनसे बात करने के लिए डर लग रहा है, तो फिर कैसे इस बात को हम माने और कैसे इस बात को समझे? मैं लेकर चलूँगा, प्रधानाचार्य महोदय से भी सवाल किए जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि आपको क्या डर था बाहर, किस बात से? और यही हमारे अधिकारियों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपने लोगों से डरते हैं, अपने लोगों के सामने ही कहीं ना कहीं बोलने के लिए हिचकते हैं। तो क्या मैसेज आप लोग देते हैं? अभी मुझे यहाँ पर फिर बार बार रोका जा रहा है बात करने के लिए, क्योंकि इनकी डिस्कशन चली हुई है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जो हैं वो जुड़े हुए लाइव और लाइव इस मुद्दे पे देख रहे हैं, लाइव वो देख रहे हैं। जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं आप लोगों को बड़ा साफ सुथरे तरीके से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पब्लिक के मुद्दे में हम कहीं भी किसी भी तरह से आप लोगों का पक्ष नहीं ले सकते। जहाँ पब्लिक की बात है, जहाँ पब्लिक के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज एक आदमी को यहाँ से फिर हमीरपुर जाना पड़ेगा, बड़सर जाना पड़ेगा, तो यहाँ से कोई कॉलेज का बच्चा अगर वहाँ जाता है तो कितने सारे खर्चे उसके बढ़ जाते हैं। यहाँ आसपास की जितनी पंचायतें हैं, जितने बच्चे आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं या जितने बच्चे आज यहाँ पढ़ाई करते हुए डिग्रीज लेते हैं, आज उन बच्चों को यहाँ से जब जाना पड़ेगा तो उनके पेरेंट्स इतनी चीज़ों को कई बार नहीं बेयर कर पाते हैं, कई सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो फिर एक बार मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अगर बात बोलने की हमारी हो जाए, कितना टाइम लगेगा सर? तो बोलो जल्दी कर दो, बात में भरनी है हमें भी नहीं सेफ्टी के बंदे खड़े हैं, कोई नहीं है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर जिंदगी में उन लोगों के लिए करेंगे जो क्रिमिनल लोग, लॉ एंड ऑर्डर उनके लिए, आम पब्लिक के लिए लॉ एंड ऑर्डर। आम पब्लिक तो आम पब्लिक है, वो आपके जैसे आपके बच्चे, आपके भाई, आपके दोस्त ही हैं। आप बताइए कितने लोग, आप 8 लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। कुछ नहीं है रैली यार, 4 लोग मिलने के लिए आए हुए हैं, रैली बोलते हैं इसको। 10 लोगों के 20 लोग बेचारे खड़े हुए हैं यहाँ पर, 20 लोगों की रैली को 8 पुलिस वाले कवर कर रहे हैं। तो सोचिए, बड़सर थाने में पुलिस नहीं है, बिजली चौकी में पुलिस की कमी है, देवड़ चौकी में पुलिस की कमी है, भोटा में जाइए वहाँ कमी है, गलोड़ में जाइए, ये बेचारे तो खुद परेशान हैं। तो अगर इन कामों के लिए 10-10 आदमी लगाओगे, गाड़ियाँ स्पेशल लेकर, ऐसे जो सबको स्पेशल आना पड़ा, बताइए। पूरे डिवीज़न के जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले व्यक्ति हैं, उनको 20 लोगों को मेंटेन करने के लिए आना पड़ रहा है, वो भी स्कूल कॉलेज जैसी जगह पर। और आप सोचिए ना कि एक छोटी सी बात को 2 मिनट में ख़त्म करने के लिए मेरे को आधा-पौना घंटा तो मुझे लाइव हो गया करते हुए। कितने सारे लोग आज इस मुद्दे पे डटे हुए हैं।
तो यहाँ पर आप सभी लोग लाइव जुड़े रहिए हमारे साथ में। मैं बात कर रहा था इन बच्चों के भविष्य की। ये बच्चे भले ही आज कैमरे से अपना मुंह छुपा रहे हैं, कैमरे में इनको आने में शायद आज ज़रूर हिचक आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक ये सामने नहीं आएंगे तब तक इनके भविष्य सुरक्षित नहीं होंगे। क्योंकि सबसे बड़ा विषय शिक्षा संस्थानों का इस तरह से बंद करना जो आज सामने आ रहा है, इस पर हमारे विधायक साहब का क्या कहना है, उनसे भी जरूर बात करेंगे। एसडीएम साहब क्या बोलते हैं इस विषय पे, उनसे भी बात की जाएगी। लेकिन पहले प्रधानाचार्य महोदय तो फ्री हो जाएं, उनसे बड़ी लंबी डिस्कशन हो रही है, क्या विषय पे हो रही है और क्यों अभी तक इस विषय पे नहीं आगे कोई बात बन पा रही है, ये मैं आपको लाइव ही लेकर चलूँगा। मैं डिस्कनेक्ट नहीं करूँगा, एज इट इज़ आपको पूरी खबर आपके बीच में रखूँगा कि पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा कि आप चीज़ों को बढ़ा नहीं सकते तो कम क्यों कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते तो आप निचली सीढ़ी की तरफ कैसे जा रहे हैं। क्या कोई सरकार के आदेश हैं, क्या कोई आपको कमज़ोरी है, बजट की कमी है, आखिर क्या वजह से हमारी जो क्लासेज हैं यहाँ पर वो आगे नहीं की जा रही हैं। क्या सरकार ये चाहती है कि भाई अब लेक्चरर्स को यहाँ पर अपॉइंट करना जो है उनको भारी लग रहा है और स्टूडेंट इतने नहीं हैं। अगर ऐसा भी लग रहा है तो सरकार को इसको लेकर भी सोचना चाहिए कि भाई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों कमज़ोर हो रहा है। तो फिर भी एक बार मैं बात करता हूँ सर, हो गया तो फिर भैया मैं जी 2 मिनट करते हमें मत रोको ना, हमें तो अपने काम करने तो हमें भी रोक रहे हो आप। तो देखिए, अगर कोई चर्चा आप करनी भी है तो लाइव कर लीजिए, पब्लिक के बीच में करिए। ऐसी क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसी क्या प्लानिंग थोड़ी ना कर रहे हैं कि यहाँ हमने कहीं जाकर अटैक करना है। ये पब्लिक का मुद्दा आप डिस्कशन कर रहे हैं तो पब्लिक के बीच में मीडिया में आ जाइए। मीडिया को भी रोका जा रहा है कि मीडिया भी नहीं साथ में आएगा। मीडिया से ऐसा क्यों डर लग रहा है भाई साहब आप लोगों को? मीडिया से डिस्कशन करने में आपको डर लग रहा है, पब्लिक के बीच में डिस्कशन करने से आप डर रहे हैं। तो फिर आप एक इंस्टीट्यूट में बैठे हैं तो फिर आपके पास किस तरह का अधिकार और किस तरह का आपके पास सोच है कि आप अपने लोगों को भी यहाँ पर रोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मीडिया को भी रोकना ये एक अपने आप में बड़े शर्म की बात है कि आप लोगों को पब्लिकली डिस्कशन करने में डर लगता है। पब्लिकली डिस्कशन करने में अगर आपको इतना डर है तो फिर आप बाकी चीज़ों पे कैसे काम करेंगे। मुझे लगता है कि अब हमें जाना चाहिए। जी ऐसे तो साहब आ गए जी हम जी, आइए आइए आइए। हमारे प्रधानाचार्य महोदय भी हैं और सभी लोग यहाँ बैठे हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। बड़ा ही कोई प्राइवेट डिस्कशन हो रहा था, पर चलिए कोई बात नहीं, डिस्कशन जो भी हो। अब अंततः परिणाम पे हम आ जाते हैं। क्यों सर ये क्लासेस को बंद किया जा रहा है और क्यों ये बच्चे आज गेट पे खड़े हैं? क्लासेस तो ये रेगुलेटरी कमीशन जो है, प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन, उसके डायरेक्शन के अनुसार इसको स्थगित किया गया, ना कि इनको बंद किया गया। मतलब स्थगित करने से पहले कोई नोटिस लगाया गया था, बच्चों को दिया गया था, या क्या कैसे किया था आप लोगों ने? ये तो मैंने जो मेरी जो सीनियर लोग हैं उनको मैंने बता दिया था। नहीं, कोई नोटिस के माध्यम से आपके पास आया था? मैंने जो मेरे हाई अथॉरिटी थी उनको मैंने ये रिटन में बता दिया है। इससे ज़्यादा मैं प्रेस में कुछ नहीं बोल पाऊँगा। नहीं सर, जवाब तो पब्लिक के देने ही पड़ेंगे। प्रेस में हम आपसे सीक्रेट तो पूछ नहीं रहे हैं, हम तो आपसे सिर्फ वही पूछ रहे हैं कि आज ये जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, पिछले 25 सालों से सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जा रहे थे, अभी जो लेक्चरर रिटायर हो रहे हैं उसके बाद नए अपॉइंटिंग किए जा रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो भी नई एडमिशन उनको नहीं मिल रही है। तो हमारा कंसर्न ये है कि क्या अब बच्चों को यहाँ से एडमिशन नहीं मिला करेगी, या क्या आपको गाइडलाइंस हैं? नहीं, एडमिशन तो हमने दी अभी सारी क्लासेस में। संस्कृत का, एमए संस्कृत का नहीं मिल रहा है? जैसे एमए संस्कृत पीजी क्लास ही हमने थोड़ी सी इस साल के लिए उनकी एडमिशन को रोक के रखा है। क्यों? हमारे पास अभी टीचर नहीं है। तो सर टीचर तो अपॉइंट किए जा सकते हैं, पहले भी ऐसे हुए थे, टीचर नहीं तो अपॉइंट किए गए थे टीचर। हम टीचर अपॉइंट कर रहे हैं अभी बहुत जल्दी। नहीं तो फिर सेशन जब आपका यहाँ से स्टार्ट ही नहीं होगा तो टीचर का क्या करोगे सर? तो अपना जो अपॉइंटमेंट का जो एक प्रोसीजर है वो चला हुआ है और अभी बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट कर। तो मतलब इस साल में आप कह रहे हैं कि एमए की क्लासेस नहीं बैठेंगी? एमए की क्लासेस अभी तक स्थगित है। तो मतलब अब बच्चों को ये कह दिया जाए कि एमए क्लासेस यहाँ पर नहीं हुआ करेंगी अभी फिलहाल? मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। सर इसका कोई नोटिफिकेशन तो होगा आपके पास, कोई आया होगा, सरकार का कोई नोटिफिकेशन आया होगा, किसी का नोटिफिकेशन? ये पूरा जो अभी का हमारे पास जो बैठे थे लोग चर्चा करने, उनको सारा कुछ समझा दिया। ठीक है,
चलिए, अभी ये प्रधानाचार्य महोदय ने अपनी बात रख दी है, लेकिन अभी इस विषय पर कोई क्लियर नहीं हो पा रही है। अभी इन्होंने जो कहा है ये लोगों के बीच में जाएगा और लोगों को तक ये बात नहीं पहुंचाएंगे कि ये जो इन्होंने बातें बोली हैं, क्या इन बातों से ये लोग सहमत हैं? क्या जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि हमने कोई नोटिफिकेशन दे दिया है, अब वो नोटिफिकेशन उन लोगों के पास गया कि नहीं गया, इस पर पहले हम बात करेंगे। लेकिन बड़ा ही शर्मनाक मैं मानता हूँ कि ये इंसिडेंट है जिसमें कि कॉलेजेस को जहाँ पर यहाँ पर लिखा गया है स्नातकोत्तर कॉलेजेस और इस तरह की चीज़ें, और वहाँ पर स्थगित करने की बात की जा रही है। प्रधानाचार्य महोदय के जवाब से लोग कितने संतुष्ट होंगे ये शायद जीवन स्वास्थ्य न्यूज़ के माध्यम से लोगों ने देखा होगा, लेकिन जो लोग अंदर गए थे उनमें से मैं कुछ से बात फिर कर लेता हूँ। शायद ये लोग अंदर गए थे, इनसे ज्ञापन देते हुए हम बात करेंगे। अच्छा जी, आप लोग गए थे अंदर? हाँ जी, आप लोग गए थे अंदर, क्या विषय आप लोगों को बोला? संतुष्ट हो गए आप इनकी बातों से? सर इन्होंने वही बात की जो पहले हर बार कर रहे हैं, तीसरी चौथी बार हम आए थे। अच्छा। तो वही बात इन्होंने घुमा फिरा के की कि हमारे पास जो 1 साल के लिए स्थगित की है, टीचर की कमी है, हाई कोर्ट से एक ही पोस्ट सैंक्शन है, तो वही बात इन्होंने दोबारा की। संतुष्ट हैं आप इनकी बातों से? इन बातों से नहीं संतुष्ट, कागज ये दिखाते नहीं है ना रेगुलेटर। कोई ये कह रहे हैं नोटिस, कोई मैंने इनसे पूछा था कि आपके पास कोई नोटिस आया हुआ है, कोई चीज़ आई हुई है? वो आज तक कह रहे आपको दे दिया उन्होंने? नहीं दिखाया, आज तक प्रूफ कोई नहीं दिखाया, ना हाई कोर्ट का प्रूफ दिखाया और ना रेगुलेटरी कमीशन का दिखाया। कोई बात आई है तो इनको आई होगी ऑफिस में। अच्छा, तो अभी आप सब लोगों का यहाँ पर आपने देख ही दिया रवैया यहाँ पर किस तरह का है। ये रवैया जो है वो कितना सही है कितना गलत है, इसकी जो कहीं ना कहीं पुष्टि है वो हम तो कर नहीं सकते, ये तो पब्लिक करेगी या फिर हमारे प्रशासन के नुमाइंदे या हमारे प्रशासन के अधिकारी या फिर हमारे नुमाइंदे करेंगे। अब ऐसे में इस विषय पे आगे क्या बात रखनी है क्या नहीं रखनी है, एक बार फिर संजीव जी के पास लेके चलेंगे। तो यहाँ पर तो कहीं ना कहीं बात पूरी खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है कि कोई इनका स्थगित, इन्होंने कहा कि स्थगित कर दी हमने क्लासेस इस बार, हमारे पास रेगुलेटरी कमीशन का कोई नोटिस है, वो हालांकि उन्होंने वो नोटिस दिखाया नहीं, उन्होंने कहा कि हमने इनको बता दिया है। प्रधानाचार्य महोदय शायद इन दबाव में है, किसी में बहुत दबाव उनके ऊपर पड़ा हुआ है क्योंकि ट्रस्ट के अंदर पैसा बहुत है। अब वो पैसे को शायद यहाँ लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते, लोग मुझे नहीं पता। आप क्या मानते हैं अब इस विषय में? मैं इसमें ये मानता हूँ कि जब एक लेक्चरर ने रिटायर होना है तो 1 साल पहले पता होता है कि अगले साल इसने रिटायर होना है, तो उसके लिए नए लेक्चर रखने के लिए जो प्रोसीजर है वो क्यों नहीं अडॉप्ट किया गया? क्या ट्रस्ट के पास पैसों की कमी है? क्या हाई कोर्ट का कोई स्टे है कि नए लेक्चरर अपॉइंट नहीं करने हैं? जी, जब जो पोस्टें क्रिएट हैं उन पोस्टों को खत्म नहीं किया जा सकता है, उन पोस्टों की जगह जो रिटायर हो रहा है उसकी जगह नए रिक्रूटमेंट लेक्चरर की जाएगी, करनी चाहिए, और इन्होंने इन टाइम नहीं किया। और अगर ये नई क्लासें नहीं शुरू करते हैं तो इस आंदोलन को जहां आगे बढ़ाना पड़ेगा उसको बढ़ाने से हम संकोच नहीं करेंगे। हमारा विनम्र अनुरोध है प्रशासन से भी, ट्रस्ट से भी और कॉलेज प्रशासन से भी कि आप हमारी बातों को ध्यानपूर्वक लें, अन्यथा ना लें। अगर अन्यथा लेंगे तो इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि हम मुड़ने वाले लोगों में से नहीं हैं। अगर हम आगे हैं तो इस लड़ाई को हम अंजाम तक लेके जाएंगे। इसमें चाहे प्रधानाचार्य हो, चाहे कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है, इसमें डरने का कोई इशू नहीं है। इसमें ये हमारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ इशू है, आम समाज से साथ जुड़ा हुआ इशू है। इसमें राजनीति का कोई इशू नहीं है। यहाँ गरीब लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ बीजेपी के लोगों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कांग्रेस के भी पढ़ रहे हैं, कम्युनिस्टों के भी पढ़ रहे हैं, आम जनता के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और गरीब लोगों के लिए कॉलेज खोला गया था, ना कि ऐश प्रस्ती करने वालों के लिए कॉलेज खोला गया है। और यहाँ से बहुत से गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ के अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर आज लगे हुए हैं। हमें खुशी होती है जब वो लोग मिलते हैं कि आप हम संजीव भाई हम वहाँ पर पहुँच गए, हम वहाँ लगे हैं, हम वहाँ लगे हैं। तो इस कॉलेज की वजह से यहाँ के गरीब लोगों के बच्चे बड़ी अच्छी पोस्टों के ऊपर चले गए हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि इस महाविद्यालय को बचाने के लिए आगे आएं और लोगों के समर्थन में इस महाविद्यालय में जो आज 2 MA की क्लासें बंद की गई, कल ये कॉमर्स की बंद करेंगे, उसके बाद आपके BSc की क्लासें बंद होगी, उसके बाद आर्ट्स फैकल्टी बंद होगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये महाविद्यालय बंद हो जाएगा। और ये हमारे लिए इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जब उन्होंने वोट लेने होते हैं तो उनकी बातें कुछ और होती हैं, जब वोट मिल जाते हैं तो उनकी परिभाषा बदल जाती है। उनको यहाँ पर आके खुद संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि लोगों ने उनको वोट दिया है, उनके लोगों के वोट से आज वो विधानसभा के अंदर गए हैं।
तो उनको चाहिए कि ये लोगों की समस्या है, आम जन से जुड़ी हुई समस्या है, इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लें और इन क्लासों को शीघ्र अतिशीघ्र शुरू करवाएं, अन्यथा हमें आंदोलन का रुख अपनाना पड़ेगा। हम आगे हैं, जब हम आगे हैं तो हम मुड़ के जाने वाले लोगों में से हम नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि हमें कठोर निर्णय लेना पड़े और इस आंदोलन को उग्र करना पड़े। हम चाहते हैं कि इसका शांतिपूर्ण समाधान निकले ताकि यहाँ के लोगों को इसकी सुविधा मिले, क्योंकि महंत शिवगिरी जी ने लोगों की सुविधा के लिए इस महाविद्यालय को खोला था, जिसका उन्होंने शुरू में उनका विश्वविद्यालय बनाने का स्वप्न था। विश्वविद्यालय तो इसको क्या बनाने, इन्होंने इसको महाविद्यालय का टैग भी यहाँ से बड़ी जल्दी ये लोग हटाने वाले हैं। जी सर। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि इसके ऊपर जो यहाँ का प्रशासन है, ट्रस्ट है, कड़ा संज्ञान लें और लोगों के हितों में फैसला लें। जी धन्यवाद संजीव जी। बड़ा इंपॉर्टेंट विषय यहाँ पर इन्होंने रखा है। इन्होंने तो खैर आगाज भी कर दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये तो परिस्थितियां आगे भी बताएंगी, देखेंगी। लेकिन मैं जो बड़ा महत्वपूर्ण 2-3 प्रश्न फिर वापस रखना चाहता हूँ हमारे बड़सर विधानसभा के हर उस व्यक्ति से जो अपने बच्चों की, अपने समाज की डेवलपमेंट की बात करता है। जो अपनी डेवलपमेंट की बात करता है उसके लिए मैं कोई मैसेज नहीं दे रहा हूँ, वो जैसे जिंदगी चल रहा है चलाता रहे। लेकिन जिसने अपने बच्चों की, अपने समाज की या अपने परिवार की डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न समझना जरूरी है। आप इस कॉलेज का बोर्ड देखिए, अब ये बोर्ड धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर रहा है। आप बड़सर अस्पताल चले जाइए, जहां सिविल अस्पताल लिखा हुआ है लेकिन वहां सुविधाएं नामात्र है। आप बोटा अस्पताल चले जाइए, जहां उसको बड़े हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया है लेकिन सुविधाएं वहां पर प्राइमरी की भी नहीं है। आप बिजली चले जाइए, यही हालत है। इवन देन बिजली चौकी में चले जाइए आप, अरे बेसमेंट के अंदर पुलिस वालों को बिठाकर वहां पर बदबू में रखा हुआ, कीचड़ में रखा हुआ है। आप बताइए। महरे बाजार में चले जाइए, पुलिस वालों के पास बाजार के अंदर एक पोस्ट नहीं है खड़े होने के लिए कि वो बेचारे वहां खड़े होकर कहीं बारिश में अपने आप को बचा लें। और हम बात कर रहे हैं तरक्की की, और हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। 10-10 करोड़ रुपए बाबा बालकनाथ ट्रस्ट का आप सरकार को दे आते हैं जाकर। आप मुझे ये बताइए, ये पैसे ये किसके यहां से, किसके पैसों से चल रहा है? ये ट्रस्ट के पैसों से चल रहा है। सरकार यहां एक पैसा नहीं देती है, सरकार यहां से पैसा ले जाती है। और ऐसे में आज इन लोगों को सड़क पर खड़ा होना पड़ रहा है। और प्रधानाचार्य महोदय 8 पुलिस वाले बुलाते हैं सुरक्षा के लिए। जिन लोगों ने जमीनें दी हैं, इनको गुंडा समझ के रखा हुआ आप लोगों ने। ये आपको लग रहे हैं कि मारपीट करने वाले लोग हैं। ट्रस्ट तो इतना भी भरोसा अगर आपको अपने लोगों पे नहीं है तो आपको यहाँ इस पद पे रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। आप लोगों को सैलरीज मिल रही है यहाँ पर, इतने भारी भरकम आप लोग खर्चे कर रहे हैं। अगर आप लोगों के खर्चे का हिसाब देखा जाए तो मैं बोलता हूँ कि लोग पागल हो जाएंगे आपके खर्चे देखते। जी साहब, बोलना चाहते हैं कुछ? ट्रस्ट तो 1987 में बना। उससे पहले मंदिर का जितना भी रख रखाव था सैकड़ों वर्षों से इस गांव के लोग कर रहे हैं। सैकड़ों वर्षों से इस गांव के लोगों को महंत शिवगिरी जी ने एक उपहार दिया था। आज उस उपहार को भी ये लोग ट्रस्ट छीनने के ऊपर तुला हुआ है, क्योंकि इन लोगों की वजह से हजारों साल इन्होंने बाबा बालकनाथ की सेवा की है, तब जाके ये बाबा बालकनाथ का मंदिर इतना डेवलप हुआ है। जब इतना डेवलप हो गया तो सरकार ने इसको अपने अंडर ले लिया। उसके बाद जो यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाएं तो क्या देनी, उन सुविधाओं को जो मिली हुई है उनको भी छीना जा रहा है। इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। धन्यवाद आपका। विधायक इंद्र लखनपाल जी को, एसडीएम महोदय को, हमारे उपायुक्त महोदय को इस विषय पर संज्ञान लेते हुए डेवलपमेंट की बात करिए, आगे बढ़ाने की बात करिए। इसको और अच्छा बेहतर बनाने के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हम जो संस्थाएं बनी हैं उन्हीं को खत्म करने में क्यों तुले हुए हैं? अब आखिर कौन तुला है तो बात की है, लेकिन जरूर विधायक साहब को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। हमारे एसडीएम महोदय को जरूर इसके अंदर शामिल होकर इस विषय को, इस शॉर्ट आउट मुद्दे को सुलझाना चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर बना रहे। अन्यथा सरकार को जो वोट दिया गया है वो वोट यहाँ पर लोगों के लिए एक बड़ी चोट के रूप में नजर आ रहा है। जीवन उत्सव न्यूज के साथ आप बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर अंत में मैं एक बात कहूँगा कि अपने हक के लिए जागिए। अगर आप नहीं जागेंगे आपको कोई जगाने नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। किसी के बाप का नहीं, किसी के बाप का। अरे मैं क्लासेज बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। अरे ट्रस्ट प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ट्रस्ट प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे कॉलेज हम आपका नहीं, किसी के बाप का। अरे कॉलेज हम आपका
का, अरे